सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपकी जो एमएससी फाइनल की जो एक न्यू बुक है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यह आपका थर्ड पेपर है जिसका नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। इसकी जो बुक आती है उसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च नाम से आपके पास ये बुक आती है। तो बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी जो यूनिट्स है वो किस हिसाब से डिवाइड रहती है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। आपके यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट होती है ना, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका जो आपको पता है यूनिट, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आपके पास एग्जाम में दो पार्ट आते हैं। एक तो ए पार्ट आता है और उसके अथवा के अंदर बी पार्ट आता है। ठीक है, ए पार्ट की यदि हम बात करें तो ए पार्ट के अंदर है वो आपके पास दो सब पार्ट होते हैं। या तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक ये पूरा आ सकता है जिसके अंदर आपके पास फेज 1 का एक सिंप्लेक्स मेथड होता है प्लस में एक कॉन्वेक्स मेथड पे बेस या तो थ्योरम होती है या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। यदि ये वाला पार्ट आपके पास एग्जाम में नहीं आएगा तो उस स्थिति में आपके पास ये सिंगल पार्ट आएगा, मतलब फेज 2 पे एक सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक आ सकता है। ए पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि यदि फेज 1 आएगा तो उसके साथ कॉन्वेक्स मेथड आएगा ही आएगा, और यदि फेज 2 आएगा तो वो सिंगल आएगा। अब इसके अथवा में जो बी पार्ट है उसके यदि हम बात करें तो बी पार्ट के अंदर आपके पास जो आती है यूनिट उसका नाम है बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक, और प्लस में उसके साथ एक आता है कॉन्वेक्स मेथड। ओके, बी पार्ट आपके पास ये आता है। तो आप चाहो तो ए पार्ट कवर कर सकते हैं या फिर बी पार्ट कवर कर सकते हैं। इस हिसाब से आपकी ये फर्स्ट वाली यूनिट कंप्लीट होती है। सेकंड यूनिट में यदि हम चले तो सेकंड यूनिट में भी वही सेम केस, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन आता है गोमरी टेक्निक का। बी पार्ट की यदि हम बात करें, मतलब इसके अथवा के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास ब्रांच एंड बाउंड तकनीक। इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है, सिंगल क्वेश्चन। ये आपके पास यूनिट 2 होती है। यूनिट 3 की हम बात करें तो ये भी आपके पास वही ए पार्ट और बी पार्ट में डिवाइड रहती है। यहाँ पे जो ए पार्ट में जो यूनिट आती है वो आती है आपके पास सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, एक क्वेश्चन इसका आता है। और इसके अथवा के अंदर आती है आपके पास केटी मेथड। इस पे बेस थ्योरम भी आ सकती है, इस पे बेस है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ये इसके अथवा का पार्ट है। सिमिलरली यूनिट 4 की हम बात करें तो यूनिट 4 के अंदर भी यहाँ पे वही ए और बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर आपके पास आता है वुल्फ मेथड, सिंगल क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। इसके अथवा के अंदर आता है बिल्स मेथड। आप चाहो तो ये कर सकते हो, चाहो ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंदर अब भी आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास सोल्वेबल एलपीपी यूजिंग डायनेमिक्स प्रोग्रामिंग टेक्निक, ये वाला यूनिट का नाम है। और इसके अथवा के अंदर आती है आपके पास एक बालमान प्रिंसिपल है, इस पे बेस है वो क्वेश्चन आता है, या एक थ्योरम आ सकती है आपके पास जिसके अंदर हम नॉर्मली हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं। तो इस हिसाब से आपकी ये जो बुक है उसके अंदर ये 5 यूनिट है वो डिवाइड रहती है। बट इस बार जो यूनिवर्सिटी ने है वो सिलेबस आपका 50% आपका कर दिया है। ठीक है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें चाहे शेखावटी यूनिवर्सिटी की बात करें। अब 50% सिलेबस का मतलब क्या हुआ? 50% सिलेबस का आपका मतलब हुआ यहाँ पे सबसे पहली चीज ये और वाला ऑप्शन इन्होंने रिमूव कर दिया। यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो आप दोनों कर सकते हो, और वाला सिलसिला इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में हम समझे 50% सिलेबस का मतलब, तो यहाँ पे आपको पता है आपका ये 100 नंबर का पेपर आता है। 50% सिलेबस का मतलब है इसके अंदर आपको है मात्र 50% ही है वो अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब है 100 नंबर का पेपर मतलब पूरी 5 यूनिट आपके पास आएगी। 5 यूनिट में 50% का मतलब क्या हुआ? 2.5 यूनिट। अब 2.5 यूनिट तो कुछ होती नहीं है, या तो 2 यूनिट करो या पूरी 3 यूनिट करो। तो मैक्सिमम अपन 3 यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है, 50% के अंदर हम मैक्सिमम है वो आपके ये 3 यूनिट लेके चलते हैं। 3 यूनिट यहाँ पे पूरा आपके पास 100% का स्कोर कर रही है। तो यहाँ पे 100% का स्कोर कर रही है, या तो आप पूरे 100% बना लो, 100 में से 100 नंबर बना लो, या फिर आप इन 3 यूनिट में से यदि 2 यूनिट भी कवर कर लेते हो ना, मतलब कि 2 क्वेश्चन भी आप कवर कर लेते हो ना, तो आपके 60% तो कोई नहीं रोक सकता। यही है आपके पास किस हिसाब यूनिवर्सिटी ने जो 50% डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इस हिसाब से किया है। होपफुली आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी कि क्या प्रोसेस है इस बार आपके पेपर्स की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो साइज में काफी बड़े आएंगे क्वेश्चन।
साइज में काफ़ी बड़े, इसलिए बोर्ड पे डिस्क्राइब करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है। यहाँ पे जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले आपकी यूनिट 4 के अंदर ये जो फर्स्ट वाला मेथड है वुल्फ मेथड, 20 नंबर का एक पेपर क्वेश्चन आता है, लेकिन 50% से देखे जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। अब इस वुल्फ मेथड को मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो ये मैं आपको डायरेक्ट है वो नोटबुक के थ्रू ही आपको बताऊंगा। तो अब हम डायरेक्ट अपनी नोटबुक की तरफ चलेंगे और वहीं से आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नोटबुक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि अप्लाई द वुल्फ मेथड टू सोल्व द गिवन क्यूपीपी। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसको आप वुल्फ मेथड से सोल्व करो। क्वेश्चन आता है आपके दिमाग के अंदर कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गिवन प्रॉब्लम है ये क्यूपीपी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो मैक्सिमम जेड है ना वो आपके पास द्विघात समीकरण के रूप में दी गई है, मतलब कि स्क्वायर के रूप में और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे आपके पास दी गई है। तो हमारा जो फर्स्ट काम होगा वो यह होगा कि हम इसको लीनियर के अंदर चेंज करेंगे। अब लीनियर में चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप है वो अपनानी होगी, तो वो यहाँ पे मैंने स्टेप यहाँ पे लिख रखी है। वो स्टेप आप 1 बाय 1 समझिए। सारे क्वेश्चंस के अंदर सेम स्टेप है वो आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आप ये देखोगे क्वेश्चन के अंदर, यदि मैक्सिमम जेड है ना तब तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट है वो स्टेप लगा देनी है। यदि यहाँ पे मिनिमम होता ना तब हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम में चेंज करते। इस पे बेस भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस है वो समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम है हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले स्टेप लेनी है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये आपके पास जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे रखे हैं ना उनको हमें वो इनइक्वलिटी लेस देन की साइन के अंदर चेंज करेंगे। कहने का मतलब है कि आपको ये जितने भी कंस्टेंट दे रखे हैं ना इनको लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट वाला तो आपके पास चेंज पहले से हुआ है, लेस देन इक्वल टू में है ही है, लेकिन सेकंड और थर्ड वाला है वो आपके पास ग्रेटर देन में है। इसको हम लेस देन में चेंज करेंगे। तो लेस देन में कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लेस देन में होगा। वही हमने यहाँ पे किया है। फर्स्ट वाला तो ऐसे का ऐसा लिखा है, सेकंड और थर्ड के अंदर हमने माइनस से इनको मल्टीप्लाई कर दिया और लेस देन इक्वल टू के साइन में चेंज कर दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लेस देन इक्वल टू में साइन में चेंज हो गए ना, अब हम इनको इक्वल में चेंज करेंगे। सेकंड स्टेप में हम ये प्रोसेस करेंगे। अब कोई चीज़ है वो यदि किसी नंबर से छोटी है तो उसके इक्वल लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल में आ सकती है। तो इक्वल में लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने मैक्सिमम जेड वाली लिख दी यहाँ पे स्टेप। नेक्स्ट हमने सब्जेक्ट टू कंस्टेंट के अंदर इनका भी यूज करेंगे, इनको आप भूल जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम वेरिएबल जोड़ेंगे Q1 स्क्वायर, ठीक है। यदि यहाँ पे एक वेरिएबल तो ये है, सिमिलरली केस के अंदर यहाँ पे यदि एक और वेरिएबल हो जाता तो उसको इक्वल टू करने के लिए हम उसके अंदर Q2 स्क्वायर जोड़ देते, ठीक है। इसी का 3 हो जाता तो उसमें Q3 स्क्वायर जोड़ देते। नेक्स्ट हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा कंडीशंस होते हैं ना इनके अंदर हम जोड़ते हैं R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर इक्वल टू 0 करने के लिए। यहाँ पे लेस देन इक्वल को इक्वल साइन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर ऐड करते हैं, अलग अलग ऐड करते हैं ताकि थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखाई दे, ये और कुछ नहीं है। ये जो हमने ऐड किया ना ये वेरिएबल, इन वेरिएबल को हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं, ओके। तो ये आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है। यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे लाग्रांज फंक्शन। आप यहाँ पे एक लाग्रांज फंक्शन है वो कंस्ट्रक्ट करोगे। लाग्रांज फंक्शन क्या होता है आपके पास कि आपके पास जो वेरिएबल है, जैसे इसमें x1 x2 दो ही दे रखे हैं, x3 होते हैं तो x3 भी ले लेते हैं। जैसे x1 x2 दे रखे तो लाग्रांज के अंदर x1 x2 आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो जितनी ये वेरिएबल वाली लाइन होगी ना, जो कंस्ट्रक्शन की ये लाइनें होगी ना, उतने लेमडा जोड़ेंगे। यहाँ पे एक ही दे रखा है ये, इसलिए यहाँ पे केवल एक लेमडा हमने लिखा है। यदि यहाँ पे 2 दिए हुए रहते तो हम लेमडा 1 लेमडा 2 यूज में ले लेते, ठीक है। और नेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है जो नेक्स्ट वाले दे रखे हैं ना, इनके लिए हम न्यू1 और न्यू2 ले लेते हैं लाग्रांज के अंदर, ठीक है। इक्वल, अब ये लाग्रांज किसके इक्वल होगा, वो होगा आपके पास, पहले तो मैक्सिमम जेड वाली कंडीशन लिखो, ये वाली कंडीशन हमने यहाँ तक पूरी लिख दी। नेक्स्ट नेगेटिव का साइन और ये वाली वैल्यू, तो नेगेटिव का साइन लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे इन पूरी वाली वैल्यू से, तो x1 प्लस 2x2 प्लस Q1 स्क्वायर, और 2 को भी इधर ले लो, ये माइनस का 2। नेक्स्ट माइनस का न्यू1 के साथ ये वाली कंडीशन एंड माइनस का न्यू2 के साथ ये वाली कंडीशन। ये आपके पास एक लाग्रांज फॉर्म बन के आ गई।
सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे केटी की फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन का। उसके अंदर वो क्या करेंगे, हम जो एल है उसका एक बार x1 के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर देंगे, फिर हम x2 के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, और हमारे पास जैसे लेमडा ही दे रखा है तो इसका लेमडा के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर देते हैं। यदि हमारे पास दो वेरिएबल लेमडा 1 और लेमडा 2 रहते ना, तो यहाँ पे हम लेमडा 1 और लेमडा 2 के रिस्पेक्ट में भी अवकलन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जैसे x1 के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो ये वाली टर्म से 4 हो गया। सिमिलरली यहाँ से हम माइनस का 4x1 हो गया एंड ये हो गया माइनस का 2x2। यहाँ से आपके पास माइनस का लेमडा आ गया और यहाँ से आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गए न्यू 1 आ गए और इक्वल टू कर देंगे हम 0 के। एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली हम x2 के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। और सेम कंडीशन में लेमडा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी, इक्वल टू 0 कर देंगे और ये आपके पास थर्ड वाली इक्वेशन आ गई। और विथ एक्स्ट्रा कंडीशन लेनी है आपको पता है लेमडा के साथ दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, वो क्या है q1 स्क्वायर। तो लेमडा q1 स्क्वायर इक्वल न्यू वन के साथ x1 लेना है, r1 स्क्वायर नहीं लेना है और r2 स्क्वायर नहीं लेने हैं, x1 लेने हैं और न्यू 2 के साथ x2 लेना है। ये तीनों इक्वल होते हैं 0 के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है, एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 है, इसको एक बार वापस रिटर्न लिख देंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है ना, जो आपकी एक्स्ट्रा संख्या है, जैसे इसमें 6 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, इनको इक्वल लेके जाएंगे हम। यहाँ पे वही किया हमने, इक्वल ले गए और साथ में हमें एक्स्ट्रा कंडीशन जो हमने लिखी है वो भी लिख देते हैं। तो लेमडा यहाँ पे ये q1 स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लीनियर में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं इसको s1 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको s1 के इक्वल मान लिया। नेक्स्ट न्यू 1 x1 हो गया, न्यू 2 x2 हो गया और इक्वल टू कर दिया हमने 0 के। नेक्स्ट हमारी जो स्टेप 4 होती है, बस हमारी मेनली स्टेप यहीं तक होती है। स्टेप 4 के अंदर हमारी जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो आपके पास लीनियर के अंदर चेंज होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो, अब मैक्सिमम जेड है वो आपके पास चेंज होगा। ओके, मैक्सिमम जेड किस बेस पे चेंज होता है, यहाँ पे आपके पास हमने देखा था सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, हमने देखा था कि x1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसी वाली कंडीशन हमने देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ये वेरिएबल होते हैं ना, उतने यहाँ पे न्यू 1 और न्यू 2 है वो घटाते हैं अपन मैक्सिमम जेड के अंदर। यदि यहाँ पे 3 होते ना तो यहाँ पे एक न्यू और 3 घट जाता। ठीक है, जितने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम जेड बराबर क्या हो गया, माइनस का न्यू 1 और माइनस का न्यू 2 के हमारे पास दो ही वेरिएबल थे x1 x2। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट के अंदर जो हमने अभी अभी निकाले वो लिख देंगे हम यहाँ पे। साथ में इसके अंदर न्यू 1 न्यू 2 एक्स्ट्रा टर्म होगी यहाँ पे, तो वो भी इन दोनों में जोड़ देंगे हम। पहले में न्यू 1 जुड़ गया, दूसरे में आपके पास न्यू 2 जुड़ गया। ओके, फर्स्ट और सेकेंड के अंदर ही आपके पास 2 ऐड करने हैं, थर्ड के अंदर आपके पास कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे और विद द एक्स्ट्रा कंडीशन आपकी हो गई। अब मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पे आपके पास मिनिमम 4 टेबल बन सकती है और मैक्सिमम 5 टेबल भी आपके पास बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, वो आप देखें यहाँ पे। सो सबसे पहले बनेगी आपकी टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट के अंदर आपको वैल्यू लिखनी है CB, XB, B। ठीक है, ये 3 वैल्यू आपको लिखनी है और B के ऊपर CJ, ये आपको याद में रखनी है। ये पहले हमारे पास जो वैल्यूज है वही हम यहाँ से B से स्टार्ट करते हैं। B के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन के इक्वल जो वैल्यूज थी ना। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास 4 था तो 4 आ गया, सेकंड वाली इक्वेशन में हमारे पास 6 था इक्वल में तो 6 आ गया, थर्ड वाली इक्वेशन में हमारे पास 2 था इक्वल में तो 2 आ गया। ठीक है, x1 x2 लेमडा न्यू 1 न्यू 2 s1 v1 v2 की वैल्यूज है इक्वेशन में जिस हिसाब से थी ना उस हिसाब से हम लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास x1 की वैल्यू 4 थी, जैसे आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 2 है, मतलब इनका जो कोफिशिएंट है ना वो कोफिशिएंट हमें लिखने हैं। x1 का कोफिशिएंट 4, x2 का 2, लेमडा का कोफिशिएंट 1 हो गया, न्यू 1 का कोफिशिएंट -1 हो गया, v1 का कोफिशिएंट 1 हो गया, v2 की कोई मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो v2 का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे b की वैल्यू 4 6 2 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे जैसे x1 की वैल्यू 4, x2 की 2, लेमडा की 1 है, न्यू 1 की -1 है, न्यू 2 की वैल्यू 0 है, s1 की 0 है, v1 की वैल्यू 0 है, v2 की वैल्यू 0 है। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उससे हम इन सब के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख देते हैं, और सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड जो इक्वेशन है उसमें जो इन सब के कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो CJ है, CJ के साथ जो यहाँ पे मैक्सिमम जेड है, मैक्सिमम जेड हमारे पास क्या था, मैक्सिमम जेड हमारे पास था
माइनस का न्यू 1 और माइनस का न्यू 2। तो सीजे के अंदर हमारे पास जो ये वाले वेरिएबल है ना, इनमें जो मैक्सिमम जेड के जो कोफिशिएंट है ना, इनके वो कोफिशिएंट आएंगे। x1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का भी 0 है, लेमडा का भी 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल v1 और v2 के कोफिशिएंट है, वो क्या नजर आ रहे हैं, -1 और -1। तो वो यहाँ पे हमें लिख देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जेड के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये अक्स बी किस हिसाब से लिखते हैं, अक्स बी के लिए हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 0 0 वाली रो कौन सी है। तो यहाँ पे आपके पास दिख रही है v1 है, वो 1 0 0 वाली रो है, इसलिए v1 यहाँ पे सबसे पहले लिखा। फिर हमें चाहिए 0 1 0, तो 0 1 0 वाली v2 है। एंड 0 0 1 थर्ड रो, तो 0 0 1 वाली हमारे पास जो थर्ड रो है वो हमारे पास है s1 वाली, तो यहाँ पे s1 लिख दिया, ठीक है। सिमिलर केस में वही चीज़ हमारे पास cb के अंदर भी ये इनके कोफिशिएंट ही आ जाएंगे, जो आपके पास मैक्सिमम जेड के जो कोफिशिएंट रहेंगे वही। तो v1 और v2 के कोफिशिएंट हमारे पास पता है -1 है, s1 का इसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो s1 का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। इतना काम हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब निकालते हैं हम नीचे डेल जे की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डेल जे होता है आपके पास जेड जे माइनस सी जे। अब जेड जे क्या होता है, जेड जे होता है आपके पास सी बी इंटू में ये जो अक्स आई होता है वो, मतलब कहने का मतलब है CB के साथ वाले जो आपके पास कोफिशिएंट है उनकी अक्स वाले, ये जो x1 के लिए निकाल दे तो x1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -1 की मल्टीप्लाई 4 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट माइनस प्लस का साइन -1 की मल्टीप्लाई हो गई आपके पास 2 के साथ, और नेक्स्ट 0 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो 0। ये तो हो गया आपके पास जेड जे। माइनस का सी जे का मतलब होता है जो x1 का जो कोफिशिएंट होता है ना, ये ऊपर वाला ये, तो ये माइनस का 0। तो ये कितना है आपके पास, -4 और -2, ये कितना है, -6। तो x1 रो के लिए ये कितना मान आ गया, -6, ठीक है। सिमिलर केस में हम x2 के लिए निकालते वही वाली चीज़, -1 की 2 से मल्टीप्लाई की तो -2, प्लस करेंगे -1 की 4 से मल्टीप्लाई की -4, और ये हो गया आपके पास 0 की इससे मल्टीप्लाई की 0 हो गया। तो ये हो गया जेड जे का काम। सी जे का काम क्या है, वो 0 इसमें से माइनस करते, तो ये भी कितना आ गया, -6। सिमिलर केस में यहाँ पे देखते हैं हो गया -1 और ये -2 -3 हो गया। सिमिलर केस में यह -1 की मल्टीप्लाई 1 हो गया, और सिमिलर केस में 1 हो गया। सिमिलर केस में यहाँ पे 0 0 और 0 यहाँ पे बन गई। ओके, इस हिसाब से हम डेल जे है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डेल जे हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब आप यहाँ पे इस ये एक आपने फर्स्ट वाली टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब इस टेबल में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारा मकसद क्या होगा टेबल को सोल्व करने का, कि हमें कैसे ना कैसे करके v1 और v2 है इनको रिमूव करना होगा। हमारा पहला मकसद तो ये होगा। दूसरा मकसद हमारे पास कब होगा, हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी थी अभी इन टेबलों की सहायता से हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिलेगा। इनका जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। वो कब मिलेगा, जब आपके पास वो डेल जे की जो नीचे वाली वैल्यू आ रही ना, ये सब की सब पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए, देन हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे अभी देख रहे हो, अभी तो आपके पास नेगेटिव ही मिल रही है, तो हमें इनको जब तब तक सोल्व करना है जब तक ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव या 0 न हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वो यहाँ पे हमें वो एक इंटरिंग वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और एक है वो आउटगोइंग वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटरिंग वेक्टर का फाइंड आउट होता है आपके पास जो आपने डेल जे निकाला है ना, इसमें जो नेगेटिव साइन के साथ जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वही होता है आपके पास इंटरिंग वेक्टर। यहाँ पे आप देखो नेगेटिव के साथ मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एक तो ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, तो आप चाहो तो इसको आप इंटरिंग वेक्टर ले सकते हो, चाहो तो आप इसको इंटरिंग वेक्टर ले सकते हो। तो हम मान लेते हैं हम x1 वाला जो -6 है इसको हम वो इंटरिंग वेक्टर है वो लेते हैं यहाँ पे। तो x1 बराबर -6 इज द मोस्ट नेगेटिव, सो x1 विल बी इंटरिंग वेक्टर। अब ये इंटर तो हो गया। अब कोई चीज़ इंटर होती है तो इंटर होती है तब किसी ना किसी को हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा, क्यों, ये तो अपने आप में पूरी चीज़ बन गई। तो इंटरिंग कराने के लिए हमें किसी राशि को बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर क्या तो यहाँ पे बाहर के लिए हम क्या करते हैं, एक की एलिमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। बाहर के लिए हम क्या करेंगे, एक की एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब की एलिमेंट कैसे निकालते हैं, की एलिमेंट आपका जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ bi अपॉन xi। bi आपको क्या करना है, ये जो हमने इंटरिंग करवाया है ना, इनके प्रत्येक एलिमेंट का इनके सामने जो b है उसमें भाग देना है, और जो सबसे कम आ जाए ना आपके पास वही आपका की एलिमेंट हो जाएगा। 4 का 4 इस 4 में इस 4 का भाग दिया तो क्या आ गया
1 आ गया, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आ गया, और 2 में 1 का भाग, तो मिनिमम कौन सा हुआ, यही हुआ। ये हो गया आपके पास की एलिमेंट। की एलिमेंट आपके पास ये आ गया। अब की एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में, V1 के रिस्पेक्ट में है यहाँ पे, इसका मतलब V1 ही है वो आपका क्या हो गया यहाँ पे, डिपार्टिंग वेक्टर या फिर आउटगोइंग वेक्टर हो गया। ठीक है, उसके नीचे हमने ऐसा साइन लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे 1 इज द कॉरस्पॉन्डिंग टू V1, सो यहाँ पे V1 इज द आउटगोइंग वेक्टर एंड द 4 इज द की एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारी जो टेबल फर्स्ट है उसका काम हो गया। अब हम चलते हैं हमारी टेबल 2 पे। अब टेबल 2 को हम कैसे सोल्व करें, तो टेबल 2 के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वही वाली प्रोसेस करते हैं हम, सी बी अक्स बी बी, और जो कोफिशिएंट हो गए x1 x2 लेमडा न्यू1 न्यू2 s1। अब एक चीज़ यहाँ पे रखो, यहाँ पे V1 आपका निकल चुका है, तो इस नेक्स्ट वाली टेबल में आप V1 को आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ पे ये गलती से लिख दिया, तो V1 है यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे ओनली V2 बचा है। ठीक है, टेबल के अंदर आपको V1 नहीं लिखना है। तो यहाँ पे वही वाली चीज़, वापस वही प्रोसेस, यहाँ पे आपको पता है V1 रिप्लेस हो गया इस बार किससे, x1 से, तो यहाँ पे हमने x1 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे वो वाली राशि है ये V2 और S1। CB के अंदर क्या आता है, वो मैक्सिमम जेड के कोफिशिएंट आते हैं, तो यहाँ पे x1 का कोई गुणांक नहीं है, तो x1 का गुणांक यहाँ पे 0 है। V2 यहाँ पे -1 है तो -1 हो गया, S1 का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये 0 हो गया। ठीक है, B के अंदर आपके पास अब नेक्स्ट काम है वो हमारी टेबल 1 से ही होगी। अब ये आगे का काम हमारे पास टेबल 1 से बनेगा। टेबल 1 से कैसे बनेगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास जो की एलिमेंट है उसको हमें 1 करना होगा। अब 1 कैसे होगा, जब इस 4 में 4 से हम डिवाइड कर देंगे तभी ये 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इस पूरी रो को 1 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से B से, तो B से, तो इसमें 4 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट में ये 1 हो गया, हमारा 1 ये काम हो गया, और 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो गया। सिमिलर केस में 1/4 -1/4 0 0 और ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको की एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो की एलिमेंट है ना उसके नीचे जो 2 एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, उनको हमें 0 0 बनाना पड़ेगा। अब 0 0 हमें कैसे बनाना पड़ेगा, हमें अब पूरा का पूरा काम इस की एलिमेंट पे ही करना है। जो हमारा 1 बना है ना, इसको हमें किसी से गुणा या किसी से माइनस करना है या किसी से जोड़ना है, सारी प्रोसेस इसी पे करनी होगी, और उसमें से फिर हमें इन वाले एलिमेंटों के साथ जो होगा ना वो करना होगा। जैसे हमारे पास इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 बन गया, इस 1 को यदि मैं -2 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं इस 2 में, तो हमारे पास 0 वाला काम हो जाएगा। तो मैंने यही किया, -2 से इसको गुणा किया तो ये हो गया -2, और इसमें जोड़ा तो ये हो गया 0। सिमिलर केस में इसको -2 से गुणा किया और इसमें जोड़ा तो -2 से गुणा किया तो ये -2 और इसमें जोड़ा तो ये हो गया 4। -2 + 6 ये कितना हो गया 4। सिमिलर केस में यही मैंने किया, इसको -2 से गुणा किया तो ये हो गया 2 से 2 कट गया -1 हो गया, और इसमें जोड़ा तो -1 + 4 कितना हो गया 3। सेम केस मैंने आगे में अप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी मेरे को 0 बनाना है, तो यहाँ पे पहले से 1 है तो मेरे को कुछ नहीं करना, इसको माइनस से गुणा करके है ना इनमें जोड़ देना है। तो -1 से गुणा करके इसमें जोड़ा तो ये हो गया 0, -1 से इसको गुणा किया और इसमें जोड़ा तो ये हो गया 1, -1 और +2 कितना हो गया 1 हो गया। सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, माइनस से गुणा किया तो -1/2 हो गया, इसमें 2 में ऐड किया तो ये हो गया 3/2। सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो हमारे पास ये स्टेप है वो निकल के आ गई। ओके, नेक्स्ट है वो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वही हमें डेल जे है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल जे हमें कैसे फाइंड आउट करते थे कि इसको जैसे x1 के लिए फाइंड आउट करना, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये सारे 0 हो गए, और माइनस करते थे ऊपर वाली टर्म तो ये 0 ही हो गया। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको -1 × 3 तो -3 हो गया, ये 0 हो गया, और फिर -0 कर देते तो -3 आ गया आपके पास। सेम कंडीशन में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जोड़ा और इस -0 कर दिया तो -3/2 आपके पास निकल के आया। तो आपके पास डेल जे वाली कंडीशन ये निकल के आ गई। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे वही हमारा काम कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, नेगेटिव साइन के साथ जो हायर वैल्यू होगी वो, तो नेगेटिव साइन के साथ जो हायर वैल्यू हमें यही दिख रही है। अब नेगेटिव साइन के साथ हमें इसका मतलब हमारे पास इंटरिंग वेक्टर हमें मिल गया, वो इंटरिंग वेक्टर हमारे पास क्या होगा x2 होगा। अब हमें आपके पास जो आउटगोइंग वेक्टर है, जो डिपार्टिंग वेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे सबसे पहले हम की एलिमेंट है वो फाइंड आउट करते थे। तो की एलिमेंट के लिए हम क्या करते थे, इस B के अंदर इस वाले कोफिशिएंट्स के ये जो 1/2 है
इसका भाग देते थे तो 1 में 1/2 का भाग दिया तो 2 आ गया, 4 में 3 का भाग दिया तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 1 में 3/2 का भाग दिया तो 2/3 आ गया। तो इसके अंदर जो मिनिमम हमारे पास निकल गया वो हमारे पास क्या निकल गया है 3/2। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो यस। तो इसका मतलब आपका की एलिमेंट क्या हो गया 3/2। 3/2 किसके क्रॉसपोंडिंग है, S1 के क्रॉसपोंडिंग है। इसका मतलब S1 है वो आपका क्या हो गया आउटगोइंग वेक्टर। यहाँ पे S1 के नीचे मैंने आउटगोइंग वेक्टर का सिंबल लगा रखा है। इसका मतलब S1 है वो रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट टेबल के अंदर अक्ष 2 से। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेबल की तरफ। सो अब है वो हमारी टेबल 3 है, वो वाली प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे CB अक्स B B अक्स 1 अक्स 2 लेमडा न्यू1 न्यू2 S1 और ये V1 वाली तो ये कटी गई है ना और ये V2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी टेबल बन गई। अब टेबल बन गई तो नेक्स्ट हमारे पास जो की एलिमेंट था वो की एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा 1। हमारे पास जो की एलिमेंट था वो हमारे पास था, जैसे हमारे पास की एलिमेंट क्या था वो था हमारे पास 3/2। इसको 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो इस पूरी वाली रो को 2/3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 2/3 से करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो S1 को हम अक्ष 2 से यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो S1 को यहाँ पे अक्ष 2 से हमने रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट है वो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये 0 हो गया अक्ष 1 में, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया और नेक्स्ट वाली रो ऐसे बन गई आपके पास जब हमने 2/3 से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया पीछे। सेम टू सेम हमारी वही वाली प्रोसेस है जो हमने टेबल 2 में देखी थी, वही हमें टेबल 3 के अंदर करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो की एलिमेंट है वो 1 बन गया। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होता था, उसके ऊपर जो भी आपके पास जो वैल्यूज दिख रही है उनको हमें 0 0 बनाना होगा। तो 0 0 बनाने के लिए हम सारी प्रोसेस इसी के साथ कर देते, इसको माइनस से या फिर जिससे भी गुणा करना होता था। जैसे हमारे पास ये दिख रहा है, जैसे इसके अंदर हमारे पास दिख रहा है, इसके ऊपर हमारे पास 3 था तो इसका मतलब जो हमारा 1 है उसको -3 से मल्टीप्लाई करके हम जोड़ेंगे इस पूरी वाली रो में। तो हमारे पास जो रो निकल के, तो आपके पास जो रो है वो इस हिसाब से आपके पास निकल के आएगी। सिमिलर केस के अंदर हम ऊपर वाली वैल्यू भी 0 करते हैं तो उसके लिए जो रो है वो इस हिसाब से आपके पास निकल के आएगी। जो हमने टेबल 2 में सीखा था वही हमने यहाँ पे प्रोसेस की। ये आपके पास टेबल 3 निकल के आ गई। टेबल 3 के अंदर वही आप डेल जे है वो यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे। तो डेल जे फाइंड आउट करोगे तो वही 0 की जैसे x1 के लिए करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 × 1 0 हो गया, प्लस -1 × 0 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा, -0 करते हैं ये ऊपर वाली टर्म तो ये पूरा ही 0 हो गया। सिमिलर केस में ये भी 0 हो गया। इसकी बात करें तो ये 0 हो गया, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो गया और ये 0 हो गया, -0 करते हैं तो -2 हो गया। सिमिलर केस में हम यहाँ पे इसके लिए डेल जे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए डेल जे और इसके लिए डेल जे। ठीक है, तो हमारे पास डेल जे ये निकल के आ गया। अभी भी हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो नेक्स्ट हम वही वाली चीज़, मोस्ट नेगेटिव नंबर यही है तो इसका मतलब इंटरिंग वेक्टर ये हो गया। इंटरिंग वेक्टर हो गया तो की एलिमेंट की बात करेंगे। की एलिमेंट का मतलब हुआ बी में इस ये जो वाली टर्म निकली है इसका हमें भाग लगाते हैं। तो 2/3 में 1/3 का भाग लगाया तो हमारे पास 2 निकल के आया। सिमिलर केस में 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 निकल के आया। अब एक चीज़ का और ध्यान में रखिए, यदि यहाँ पे आपके पास 0 1 वैल्यू आ जाती है, मतलब 0 आ जाती है यहाँ पे आपके पास और यहाँ पे कोई वैल्यू 1 है तो आप 1/0 कर, तो आपके पास इनफाइनाइट आता तो आपको है वो वाली टर्म छोड़नी होगी। तो 0 वाली टर्म जहाँ भी आपको दिख जाए ना तो वो आपको छोड़नी होती है, तब ऐसे तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे तो जो आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम निकल के आया ना तो वो यही निकल के आया, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 ही आया। तो आपके पास जो की एलिमेंट है वो आपके पास ये निकल के आ गया। किसके क्रॉसपोंडिंग है, V2 के क्रॉसपोंडिंग है। V2 इस बार आपके पास निकल गया। अब आपको पता है जब भी V1 V2 आपके पास निकल जाते हैं ना तब आपके पास सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो V2 आपके पास यहाँ पे निकल गया, तो निकल गया तो आपके पास जो V2 है वो आउटगोइंग वेक्टर हो गया। इसका मतलब V2 है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा लेमडा। अब टेबल 4 पे हम चलते हैं। टेबल 4 में हम यहाँ पे देखेंगे वही वाली चीज़, पूरी टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो पूरी टेबल में वही CB अक्स भी B अक्स 1 अक्स 2 ये वाली वैल्यूज आ गई और V1 V2 है यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गई, दोनों ही आपको टेबल में नहीं लिखनी है। ठीक है, ये दोनों आपको टेबल में नहीं लिखनी है, कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे CB तो सबसे पहले अक्स B के अंदर अक्स 1 हो गया, V2 लेमडा से रिप्लेस हो गया है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे अक्स 2 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते थे, की एलिमेंट को 1 कर देते तो पूरी में 2 का भाग लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 1 0 0 1 0 -1/2 और ये 1 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते थे, की एलिमेंट की जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म है, मतलब आगे पीछे जो भी है उनको हमें 0 0 करना होगा। तो इसको ले क्या करेंगे हम, इस 1 को जब हम 1/3 -1/3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी। वही हमने किया है
ऊपर भी जीरो बना दिया, नीचे भी जीरो बना दिया, और यहाँ तक की इक्वेशन है वो सोल्व कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल देते हैं डेल जे, वही जेड जे माइनस सी जे। यहाँ पे तीनों वैल्यू जीरो आ गई आपके पास, यहाँ पे x1 लैम्डा 1 x2, यहाँ पे मैक्सिमम जेड में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो सारे के सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो यहाँ पे CB की वैल्यू जीरो आ गई यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे नीचे आपके जो डेल जे निकलेंगे वो सब के सब जीरो आएंगे, क्यों इनके ऊपर जो सी जे है वो भी जीरो जीरो ही है। तो ये नीचे सारे के सारे जो वैल्यूज है वो आपके पास जीरो आ गई। अब मैंने बोला था जब आपके पास डेल जे की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या फिर जीरो आ जाए तब आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नाउ नो मोर बेसिस फेसिएबल सॉल्यूशन कैन बी ऑप्टेड, यहाँ पे कोई भी अब बेस फेसिएबल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। सो दिस टेबल गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये टेबल आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देगी। इट मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ QPP। तो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन QPP के क्या क्या मिलेंगे, x1 के ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला आपके पास 1/3, x2 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला आपके पास 5/6। मैक्सिमम जेड की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन के अंदर, तो जब यहाँ पे आप मैक्सिमम जेड की वैल्यू x1 बराबर जो आपके पास 1/3 आई थी, x2 बराबर जो आपके पास 5/6 आई थी, वह यहाँ पे पुट करते हो तब आपके पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया। यहाँ पे ये है वो आपके पास सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया। सो होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम है वो इस पे बेस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम जेड पे बेस जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। देन आपकी जो ये यूनिट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी।